परिवार कानून की धार सिर्फ पुरुषों पर पड़ती मार, पक्षपाती कानून की भेंट चढ़ रहे हैं परिवार, कानून और बिखरता परिवार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कानून स्पेशल में। मैं हूं अनुराग पुनेठा। आज का मुद्दा कानून और बिखरता परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। हम बात कर रहे हैं पारिवारिक कानून की और कानून के कारण टूटते परिवार की। जब हम परिवार की बात करते हैं, परिवार को संगठित देखने की बात करते हैं, तो एक नहीं कि कानून सामने चलकर आ जाते हैं जो बड़ी मजबूती से लागू हैं और जिसका जबरदस्त प्रभाव परिवार और समाज पर पड़ा है। और यह प्रभाव सकारात्मक नहीं है। सकारात्मक हो भी कैसे सकता है जबकि इसका मकसद पारिवारिक मसले को अपराध जैसा मानकर सजा देना है। एक औरत को सुरक्षित करना है जबकि बाकियों को सजा देना है। पारिवारिक कानून संभवतः परिवार में घटित होने वाले हर घटना पर बना हुआ है और केंद्र में होती है एक बहू और बाकी पूरा परिवार और समाज। शादी का कानून, तलाक का कानून, तलाक के साथ मेंटेनेंस का कानून, मेंटेनेंस के साथ चाइल्ड कस्टडी का कानून, तलाक, फिर घरेलू हिंसा का कानून, घरेलू हिंसा की जड़ में बैठा दहेज का कानून, ये सब है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आपकी पत्नी या फिर आपकी बहू, आपके बेटे या फिर आपके परिवार पर कोई मुकदमा दायर करती है तो वो कोई कानून नहीं होता है, वो पारिवारिक कानूनों का हुजूम होता है, एक बंडल होता है जो कि आप पर ठोक दिया जाता है। और फिर कानून आपके परिवार को अपराधियों का दल समझकर व्यवहार करता है। यंत्रणाओं का दौर शुरू होता है। थक कर, हार कर, निराश होकर कई युवकों ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया, जिसका पूरा डेटा नेशनल क्राइम रिपोर्ट सर्विस के पास है। एक सिक्के का पहलू यह है, जबकि दूसरा पहलू कि बहुएं जलाई जाती हैं तो क्या उनको नहीं बचाया जाए? तलाक के बाद क्या औरतों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए? बंद कमरे में क्या औरतों पर अत्याचार होते रहने दिया जाए? इन कानूनों से औरतें सुरक्षित हुई हैं और जिन औरतों को इन कानूनों की वजह से जेल की सजा काटनी पड़ी है वो सब जायज है। अगर किसी ने आत्महत्या कर ली तो क्या कानून बदल दें? ऐसा ये मानना है महिला संगठनों का और महिला आयोग का। जी हां, तो बहस चाहे जितनी भी कर ली जाए, कानून का कहर परिवार पर टूटा है और यह समाज में साफ दिखाई देता है। इसी मुद्दे पर हमारा आज का सवाल है कि दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी जैसे कानून क्या परिवार जैसी संस्था को तोड़ नहीं रहे हैं? भारत में पारिवारिक कानून जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है? इस पर आपकी राय इंपॉर्टेंट है। आप हमको फोन कर सकते हैं 01203352 659 इस पर आप हमको फोन करके अपनी राय से अवगत करा सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि भारत में पारिवारिक कानून जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्यों एक साइडेड है, और जबकि दूसरा पक्ष या कहें कि बहुत सी महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए अगर ये बनाया गया तो और बहुत सी औरतें इस कानून के तहत न सिर्फ परेशान होती हैं बल्कि जेल की सजा काटती हैं और ये जो तादाद है वो बहुत बड़ी है। परिवार कानून की धार सिर्फ पुरुषों पर पड़ती मार, पक्षपाती कानून की भेंट चढ़ रहे हैं परिवार, कानून और बिखरता परिवार। और एक गेस्ट हमारे साथ हैं, एक मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। ज्योति तिवारी हैं जो कि इस तरह के कानून की विक्टिम तो हैं लेकिन साथ ही FWI फॉरगॉटन वुमेन ऑफ इंडिया की कोऑर्डिनेटर भी हैं। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे आपके संग क्या हुआ या फिर क्या इस बारे में सोचती हैं हम जानेंगे, लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि इस कानून के तहत दरअसल स्थिति क्या है, क्या कुछ लोग इस बारे में सोचते हैं, वो देखते हैं। जो बिल आ रहा है उससे फ़ायदा ये है, फ़ायदा ये है मतलब मीन्स जो भी हैरासमेंट लेडीज़ होते हैं उसमें थोड़ा सा उन लोगों का रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये भी ना हो जो भी मतलब दहेज उत्पीड़न होता है पूरी फैमिली के ऊपर ना आए। जो उनको साथ जो कुछ भी होता है, जो करते हैं उनको ही ओनली सजा मिलना चाहिए, उनको ही ओनली पनिशमेंट मिलना चाहिए। बाकी जो फैमिलीज है उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये सही है। जो दहेज उत्पीड़न जो आजकल लड़कियां लगा रही हैं अपने हस्बैंड पे, सास ससुर पे, इसमें कहीं कुछ गलती लेडीज़ की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हस्बैंड हमेशा मतलब दहेज के लिए, उनकी भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको एक राइट मिल गया है कि उनके पास एक पुख्ता सबूत है, मतलब उनके पास एक कानून बना है कि आपके पास कोई भी कुछ भी होता है आप सीधे हस्बैंड पे डाउरी केस लगा सकते हैं। डाउरी केस में आप अपने इन लॉज को, अपने नंद देवर सभी को फंसा देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। मतलब आपको कानून को या आपके मतलब हमको न्याय को सब देखना चाहिए कि गलती किसकी है। ये जो दहेज उत्पीड़न के ऊपर जो भी ये कानून आया है, ये कानून
मेरे ख्याल से सही तो ज़रूर है, लेकिन उसका मिसयूज़ ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कानून का सही तरीके से अगर उपयोग होता है तो ये कानून अच्छा है, इसको मिसयूज़ ना करा जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो दहेज प्रथा में है वो सिर्फ जो नज़दीकी हैं, सास ससुर पति, इन्हीं को लेना चाहिए, अन्य रिश्तेदार या अन्य कोई भी पर्सन को नहीं लेना चाहिए। इस टाइप का कानून अगर पारित हो जाएगा तो अन्य जो नाते रिश्तेदार फंसते हैं दहेज प्रथा में वो बच जाएंगे। ये कानून से मैं नहीं हूँ सहमत, क्योंकि पति पत्नी और ससुर के ऊपर ही नहीं जाना चाहिए। उसके भाई भी उसके ऊपर पूरी तरह से सहयोगी होते हैं, उसकी बहन भी सहयोगी होती है, और अन्य उसके रिश्तेदार जो होते हैं वो भी उसके साथ पूरी तरह से सहयोगी होते हैं। उनके ऊपर, सभी के ऊपर उसका आरोप लगाया जाना चाहिए और आरोप के साथ उनको दंडित किया जाना चाहिए। ये पूरे फैमिली मेंबर और उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्किल सबको लपेटा जाता है ये दहेज प्रथा के केस में, है ना। तो मेरा मानना ये है कि जो उनके हस्बैंड हैं सारे रिस्पॉन्सिबल वही हैं, है ना, जो कुछ भी होता है, और इस केस को खुद हैंडल करें, खुद सॉर्ट आउट करें, वो उसमें पूरे फैमिली को नहीं लपेटा जाए। लगातार दहेज उत्पीड़न का मामला बढ़ता ही जा रहा है। सोसाइटी में कंटिन्यू इसमें उत्पीड़न होते रहे हैं। हमें लगता है कि इस पर बहस करके देखना चाहिए कि जो मिसयूज हो रहा है उसको कैसे हम रोक सकें। हमें रोकने पर प्रयास करना चाहिए, ना कि इस कानून पर को सीमित करना चाहिए। किसी भी मामले में आप देखिए, कुछ भी होता है तो लड़की वाले तुरंत इल्ज़ाम लगाते हैं लड़कों पर कि नहीं ये दहेज का मामला है। तो जब तक जांच ना हो, उससे पहले किसी को दोषी कर देना, जेल में डाल देना, पकड़ लेना, इस तरह का बहुत मतलब गलत है। हम तो चाहेंगे कि इसमें पूरी पारदर्शिता हो और पूरी तरह से सुधार हो कि जब जो दोषी है उसी को सज़ा मिले, चाहे वो लड़की का माँ बाप हो, भाई बहन, जो भी हो। लेकिन अगर जो दोषी है उसको सज़ा मिले, वन साइडेड ना हो कि लड़की आई कंप्लेन की और लड़के को भाई भागना पड़ता है या जेल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज महिला आयोग जो खड़ा है वो उनके साथ है, वो उनके साथ तस्दीक करता है। उसको ये नहीं मालूम कि उसमें वास्तविकता क्या है। अगर मेरी तो यही डिमांड है कि जैसे महिला आयोग है उसी तरह पुरुष आयोग की भी स्थापना होनी चाहिए। कम से कम पुरुष भी अपनी जाके समस्याएं वहाँ अवगत करा सकें, वहाँ अपनी रिपोर्ट दिखा सकें। आज हर जगह पुरुष ही दोषी नहीं है, कुछ महिलाएं भी दोषी हैं, कुछ महिलाओं के परिवार वाले भी दोषी हैं जो अक्सर जो उनको उकसाते हैं। या कुछ लोगों की बात रही है, लेकिन इसको लेकर यह है कि हमेशा इसका मिसयूज़ बहुत होने की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट से भी दरअसल बात आई थी कि इस कानून का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। हम ये बात करेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़ें पहले हम और भी कुछ कहानियाँ दिखाएंगे। आपके साथ क्या हुआ था वो संक्षेप में हम जानना चाहेंगे। 2 साल पहले मेरे भाई की शादी हुई थी और 25 दिन वो लड़की भाई के साथ रही। उसके बाद वो अपना सब सामान सब कुछ लेके चली गई। सिर्फ 25 दिन? जी। और उसके 2 साल के बाद उसने मेरे भाई पर और हमारे फैमिली पे केस किया 498A, और उसके मेरे घर पर पुलिस आई। और उसके बाद मेरा भाई काफ़ी घबराया और चिंता में था। वो मम्मी पापा से मिलने के लिए लखनऊ जा रहा था। मुझसे मिलने के बाद ऑन द वे उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो और उसके साथ 2 लड़के तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बावजूद उसके वो लड़की फ्यूनरल में, क्रिमेशन में, किसी चीज़ में नहीं आई। उसके 1 महीने के बाद उसने हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया और अब वो उसकी मृत्यु का इंश्योरेंस क्लेम कर रही है। जिस पति का चेहरा नहीं देखा उसने कभी भी 2 साल में, उस पति का पैसा चाहिए था उसको सिर्फ। मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि जब आप महिला उत्थान की बात करते हैं तो क्या पति की माँ और बहन महिला नहीं होती है? आप किन महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं? अगर एक आदमी गलत हो सकता है तो एक औरत भी गलत हो सकती है। इस तरफ पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और इन सारे कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए। यदि ये आपके भाई की शादी लव मैरिज थी? ये लव कम अरेंज मैरिज थी। ओके। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी शुरू में। वो सिर्फ शादी के बाद अचानक से क्या हुआ किसी को भी समझ में नहीं आया जब वो उठ के चली गई। अब हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ प्लान्ड था। इस दौरान किस तरह का हैरेसमेंट आपको होता है जो कि और हुआ आपको? हैरेसमेंट सबसे बड़ा तो ये था कि उसकी मृत्यु के बाद हम सभी को ज़मानत लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, जो कि सबसे बड़ा हैरेसमेंट मेरे माँ बाप के लिए था जिन्होंने अपना अकेला बेटा खोया था। और उससे भी बड़ा हैरेसमेंट ये है कि आप सिर्फ पैसे की बात करते हैं और जो कभी घरेलू था नहीं वो घरेलू हिंसा की बात कर रहा है। हमने और उन्होंने आप पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी? जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि जो घरेलू कभी थी ही नहीं वो घरेलू हिंसा का केस कर रही है, जो घर पे कभी रही ही नहीं।
हमारे साथ। इस तरह के केस में पुलिस का रवैया किस तरह का रहता है, और कानून जब आप कोर्ट जाते हैं? पुलिस के पास एक, जब आप शिकायत लेके जाते हैं, जैसे मेरा एग्जांपल है, अगर मैं आज शिकायत लेकर जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो वो बिल्कुल भी ये चिंता नहीं करेंगे कि मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि आपका क्या था, उसमें कैसा था। वो सिर्फ आपके पास एक फॉर्मेट रेडी होता है FIR का, मेरे लिए FIR लिख दी जाएगी, मेरी नंदों को जो यहाँ रह रही हैं या विदेश में रह रही हैं उनको उसका नाम लिख लिया जाएगा, मेरे बहनोइयों का नाम उसमें लिख लिया जाएगा। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि, और अगर आप दूसरी तरफ हैं, मतलब अगर आपके खिलाफ नाम हाँ, लिख दिया, ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है महिला की कि जब वो ससुराल में है तो वो एक विक्टिम है, जी हाँ, और जब वो अपने मायके में है तो वो एक कल्प्रिट है। जी हाँ, इस तरह की तमाम चीज़ें आई हैं, तमाम हैं कि मिसयूज़ इसका बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, और बहुत ही जैसे कहते हैं कि इस तरह की दर्दनाक कहानियां हैं जो कि भरी पड़ी हैं। प्रदीप एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच में, जम्मू से, वो कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका, बताइए। सर, मैं दमोह मध्य प्रदेश से प्रदीप राय। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे IPC CRPC में अधिकांश पक्ष, लड़की पक्ष को महत्व दिया गया है और महिलाओं को, और उन्हीं के फेवर में जाते हैं। ससुराल पक्ष में पति और सास ससुर और नंद, अगर किसी को दहेज हत्या का प्रकरण बनता है या फिर सुसाइड होती है तो सभी लोगों के नाम आते हैं, दूसरे पक्षकार को सुना ही नहीं जाता है, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के ये सरासर खिलाफ है, और पारदर्शी नहीं है हमारा कानून, और कानून में सिर्फ लड़कियों को प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप हमसे बात करने के लिए, इस कॉल करने के लिए। यहाँ डेटाज भी हम कुछ बताएंगे आपको कि इस कानून के, इस धारा के चलते कितनी औरतें, कितनी महिलाएं जेल की हवा, उन्होंने जेल गई दरअसल, और इससे सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है कि परिवार टूटता है। और जैसा कि ज्योति ने बताया कि एक लड़की जो कि सिर्फ 25 दिन अपने पति के साथ रही, वो न सिर्फ दहेज का केस करती है, बल्कि उसके बाद मेंटेनेंस, उसके बाद उसके डेथ होने के बाद भी इंश्योरेंस का पैसा भी मांग रही है। शिवांगी एक और कॉल हमारे साथ दिल्ली से हैं। जी शिवांगी, स्वागत है आपका, बताइए। सर, मैं शिवांगी बोल रही हूँ दिल्ली से। जी सर, मेरे हस्बैंड, मतलब हम सब जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। मैंने भी अभी अपने हस्बैंड के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, क्योंकि वो मुझे घर से निकालते हैं। ओके। और वो एक्चुअली, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, तो बच्चे को वो स्कूल नहीं भेजते, उसकी फीस भी मुझसे मांगते थे। अच्छा। तो ना मुझे मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं देते, मतलब इवन एक सिंगल कॉइन भी नहीं देते। तो सब कहते थे कि अपने पेरेंट्स से लेके आओ। अभी तक तो मैं अपना पेरेंट्स से खर्चा ले रही हूँ, इवन राशन पानी का खर्चा भी अपने पेरेंट्स से लेती हूँ मैं। तो अभी आपने उनके खिलाफ केस किया है? अब मैंने किया डोमेस्टिक वायलेंस का, और मुझे घर से ना निकाला जाए, तो इन्होंने मेरे ऊपर अगेंस्ट में ये केस कर दिया कि इनकी प्रॉपर्टी जो है इनकी मम्मी के नाम पे है। ओके। घर जो है मदर इन लॉ के नाम पे है, तो इन्होंने अगेंस्ट में अपने लिए भी नोटिस निकाल लिया कि मेरे को भी घर से निकालो, मतलब मैं भी घर से निकलूं और मेरे हस्बैंड भी घर से निकले। अच्छा, ये बचाने के लिए दरअसल एक टैक्टिक होती है। इसमें वैसे आमतौर पर इस तरह के केस में क्या आते हैं दरअसल कि अगर लेडीज अगर वास्तव में परेशान हो रही हैं तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, या फिर उनका या फिर वो घर से ना निकले, कम से कम इस तरह की सिक्योरिटी। जी हाँ, बिल्कुल। घरेलू हिंसा का कानून आपको ये हक देता है कि आप किसी भी प्रकार की हिंसा से बच सकते हैं, और मेरे ख्याल से जेन्युइन केसेस में से यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, पर बिल्कुल यहाँ पर भी ये चेक होना चाहिए कि ये सच बोला जा रहा है या नहीं। जब शिकायत की जाती है उसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर, जो आमतौर पर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हम बातचीत करेंगे ज्योति से दरअसल कि उनके साथ जो हुआ, और बड़ी बात यह कि इसके चौंकाने वाली बात जो सामने आती है वो ये कि इसके चलते पुरुषों ने सुसाइड की है, महिलाएं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जेल गई हैं, और ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जिसकी मांग उठी है कि इस केस को, इस धारा को दरअसल जेंडर न्यूट्रल किया जाए। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। परिवार कानून की धार सिर्फ पुरुषों पर पड़ती मार, पक्षपाती कानून की भेंट चढ़ रहे हैं परिवार, कानून और बिखरता परिवार।